फील्ड लाइंस एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इतना सब हम डिस्कस कर चुके थे। सो देखो अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक आध केस रह गया था, जरा चेक करना, मैंने न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस किया था। अयान, आयशा, फातिमा, नो, न्यूट्रल पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया था। हाँ और अच्छा, मुझे एक बार लास्ट प्रॉपर्टी बता दो प्लीज। अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी कर ली थी मैंने कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ये प्रॉपर्टी तक हो गया था। हाँ, यहाँ तक कर लिया। ग्रेट। तो लास्ट प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपल्शन। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, देखना जरा, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 होगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 होगा? 7। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली न्यूट्रल पॉइंट के लिए। ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली न्यूट्रल पॉइंट के लिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू न्यूट्रल पॉइंट तुम कैसे शो करो? दिस इज पर्टिकुलरली फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट जो लोग भूल गए, मुझे याद दिलाएगा? मिर्जा, डॉर्जे, खुशी, कोई मुझे याद दिलाएगा न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है? हाँ, जहां फील्ड जीरो होती है। वेरी गुड। हाँ डॉर्जे, वो तो सही है, लेकिन मैं तो न्यूट्रल पॉइंट पूछ रहा हूँ। न्यूट्रल पॉइंट, पॉइंट एट विच net electric field is zero. At which net electric field is zero. तो जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, दैट पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। इसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट देखो फील्ड लाइंस के थ्रू कैसे शो करते हैं। अगर कहीं कोई न्यूट्रल पॉइंट आता है तो फील्ड लाइंस इस न्यूट्रल पॉइंट के पास जाकर ऐसे पैरेलल हो जाती है। अगर तुम ये लाइन ले लो ना न्यूट्रल पॉइंट वाली, तो इस लाइन से कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can never pass through neutral point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी न्यूट्रल पॉइंट से पास नहीं हो सकती। न्यूट्रल पॉइंट पर जाने के बाद फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट के बाद नेक्स्ट है कहानी कंडक्टर्स के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can never penetrate a conductor. Can never penetrate a conductor. They are perpendicular. They are perpendicular to the surface of conductor. ये कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, ये कंडक्टर की सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर मिलेंगी। तो अगर आपने कंडक्टर ले लिया, सो फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, परपेंडिकुलर है, पेनिट्रेट नहीं कर सकती, फिर सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ देखो फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, पेनिट्रेट नहीं कर सकती, परपेंडिकुलर है, फिर से ये फील्ड लाइंस कंडक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ऐसे यहाँ फील्ड लाइंस आई, परपेंडिकुलर है, पेनिट्रेट नहीं करेगी कंडक्टर। तो ये 8 प्रॉपर्टीज हैं। आगे हम जो कुछ भी करेंगे वो सब इन 8 प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। चलो भाई इतना लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ो।
अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? अली तुम कितनी क्लासेस के बाद आए हो आज? हाँ डॉट जे कंडक्टर इज चैप्टर 3। अच्छा 8 पॉइंट है आयशा, एक सेकंड ना ऊपर से देखते हैं। डॉर्जे मुझे बता रहा था शिवा सर इन्फिनिटी पर फील्ड जीरो होती है, ये उन्होंने तो न्यूट्रल पॉइंट का यूज किया है। शिवा फील्ड तो सिर्फ इन्फिनिटी पर जीरो है ना, लेकिन ये न्यूट्रल पॉइंट इन्फिनिटी पर थोड़ा ना, फाइनाइट डिस्टेंस पर है। अगर मैं आपको एक चार्ज क्यू दे दूं, क्या चार्ज क्यू दे दूं, सेंटर पर भी फील्ड जीरो होगी, ये पॉइंट इन्फिनिटी थोड़ी ना है। और इसके बाद रिपीट 8। तो देखो अगर आपने कंडक्टर्स लिया हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर चली जाए, इनसाइड कंडक्टर फील्ड नहीं आएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर पेनिट्रेट अ कंडक्टर, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जो थर्ड चैप्टर में तुमने पढ़ लिया होगा कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर तुम्हें फर्स्ट में भी पढ़ना है, सेकंड में भी डिटेल में पढ़ना है, थर्ड में भी आएगा। हाँ जैनब, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्यों होता है ये मैं आपको पोलराइजेशन में समझा पाऊंगा। दौड़जे जी सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है। हाँ ये तुम सही कह रही हो जैनब, लेकिन क्यों होता है ये मैं पोलराइजेशन जब पढ़ाऊंगा तब बता पाऊंगा। चलो जितना लिख चुके हैं सब रब कर दूं इसे। चलो अब आपके पास वो कहता है फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नहीं, न्यूट्रल पॉइंट रिपेल नहीं करता, न्यूट्रल पॉइंट पर फील्ड ही नहीं होती, जब फील्ड नहीं है तो फील्ड लाइंस पास नहीं होती, इसलिए रिपेल नहीं करता, उसमें फील्ड होती ही नहीं। तो पहला आपको दिया हुआ है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो पहला आपको दिया है आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो अगर मैंने एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दे दिया, उस आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइन ड्रॉ कर, तो मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ। देखो आइसोलेटेड का मतलब है इसके आसपास और कोई चार्ज नहीं है, अगर आसपास कोई और चार्ज नहीं है तो ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्जन होगा, फील्ड लाइंस एग्जैक्टली स्ट्रेट रहेंगी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फील्ड लाइंस जाएंगी, ना कॉन्ट्रैक्शन होगा ना रिपल्जन होगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिपल्जन शो करते हैं कि चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं। अगर ये अट्रैक्ट और रिपल नहीं कर रहे, फील्ड लाइंस एग्जैक्टली स्ट्रेट रहेंगी, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, अगर आपने एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, दिस इज नेगेटिव चार्ज और ये आइसोलेटेड है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द चार्ज,
ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। फॉर अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज। तीसरा, अगर वो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दे, अब यहां से सुनना शुरू करो, सारी फील्ड लाइंस आप रख नहीं सकते। जैसे ही वो आपको डाइपोल देगा, अब आपको ये देखना है कि ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा। पहला काम, अगर उसने आपको डाइपोल दे दिया, दैट मींस जितना पॉजिटिव चार्ज दिया उतना ही नेगेटिव चार्ज दिया। अब आपको ये देखना है कि अगर आपके पास एक डाइपोल है तो यहाँ अट्रैक्शन होगा चार्जेस में या फिर रिपल्जन होगा। तो अगर आपके पास डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ने अट्रैक्ट करेंगे, तो बताएगा अट्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन। हाँ जी, अगर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय कॉन्ट्रैक्शन। तो ये फील्ड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव से कॉन्ट्रैक्ट कर कर नेगेटिव तक जाएगी, पॉजिटिव से कॉन्ट्रैक्ट कर कर फील्ड नेगेटिव तक जाएगी, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, और यहाँ फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, नेगेटिव में यही फील्ड लाइंस एंटर कर देंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस यहाँ एंटर करेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई नहीं मोटर, न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद नेक्स्ट आता है टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। देखिए, अगर मैं इक्वल पॉजिटिव चार्ज ले लूं, तो एक तो ये है कि रिपल्जन होगा, ये चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज भी प्लस। यहाँ कहीं मिड पॉइंट मान लो, ये मिड पॉइंट मान लो n। तो पहला काम ये है कि यहाँ पर रिपल्जन होगा, एक दूसरे को चार्जेस रिपेल करेंगे। मिड पॉइंट बिल्कुल, न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल सेंटर पर होगा। दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके सेंटर पर एग्जैक्टली आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो जो फील्ड लाइंस होंगी, ये फील्ड लाइंस प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और ये फील्ड लाइंस ऐसे कर कर रिपेल करना शुरू करेंगी। This is for two equal positive charges, neutral point बिल्कुल सेंटर पर। फिफ्थ देखो, अगर वो कह रहा है टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस, टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस, तो आपको दो अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस दिए हुए हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 Q1 इज लेस देन Q2। लाइक ये मैंने Q1 ले लिया, ये मैंने प्लस Q2 ले लिया, Q1 Q2 से छोटा है, Q1 इज लेस देन। तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के पास लाइक करेगा। जो भी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास होता है। तो आपने न्यूट्रल पॉइंट से ये डॉटेड सिर्फ इसलिए ड्रॉ करो रेफरेंस के लिए कि यहाँ से कोई चार्ज पास, फील्ड पास ना। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में कि न्यूट्रल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास लाइक। सो ये फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट।
बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके लिए कंपेरेटिव ज्यादा फील्ड लाइंस ड्रॉ करें। Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से ज्यादा है, तो Q2 के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कंपेरेटिव ज्यादा है। अब यहाँ तक बताइए, मुझे कोई परेशानी है? चलो, हाँ जी, डॉर्जे तो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जब दो चार्जेस लिए थे डबल कर दिया तो फील्ड लाइंस का नंबर डबल हो गया था। डॉर्जे याद आया कुछ? ये कंक्लूजन तो लास्ट क्लास में भी किया था। चलो भाई इतना लिखो, फिर एक दो फील्ड लाइन सॉल्व करते हैं, खत्म हुआ फिर फ्लक्स स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी। 4 रिपीट करूँ, 4 ये रहा। देखो भाई समीन, अगर आपके पास दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और बिल्कुल सेंटर लाइन पर न्यूट्रल पॉइंट, तो अगर इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट पर लाई करता है, बिल्कुल सेंटर पर। कैलकुलेट भी कराया, पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लासेस उठा के देखा। फिर सेंटर से आपने डॉटेड लाइन पास कर दी, फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो ऐसे कर कर एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। ये न्यूट्रल पॉइंट वाली लाइन है, यहाँ से कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती। समीर मुझे एग्जैक्ट बताओ बच्चे, क्या कहाँ पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ रही है? हाँ मैंने वेटिंग रूम ऑन कर रखा है, यस। हाँ सामिया, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट एक ही होता है। कर दिया मैंने, रिक्सन को अलाउ कर दिया। सबने लिख लिया? चलो भाई इसको मैं रब कर रहा हूँ, एक दो फील्ड लाइंस और ड्रॉ करते हैं कंडक्टर्स के लिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। रिक्सन तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तुम लेट आए। रिक्सन स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो लोग लेट आए हैं, छूट गया, स्क्रीनशॉट लो, मैं रब कर रहा हूँ। ले लिया रिक्सन? भाई रिक्सन के लिए कह रहा हूँ डॉर्जे। हाँ सनाउल, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ा यार। सो ये चेंज अच्छा नहीं है सनाउल। नेक्स्ट देखो, अगर आपको कंडक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए उसने आपको एक कंडक्टर दे दिया, कंडक्टर के लिए तो मैंने भी ड्रॉ किया था कि फील्ड लाइंस कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, पेनिट्रेट दिया तो एक तो ये। अब ये इतनी बार आ चुका है कि उम्मीद ही नहीं है कि ये फिर से कभी रिपीट हो। तो आजकल क्या करता है, कंडक्टर और चार्ज का कॉम्बिनेशन दे देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा सा इंडक्शन यूज होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ऑल्दो मैंने चार्जिंग बाय इंडक्शन तुम्हें कराया नहीं है, सेकंड चैप्टर में हमें करना है। थोड़ा सा ना इंडक्शन का हिंट ले लो कि इंडक्शन होती क्या चीज। सो इंडक्शन का मतलब है कि मैंने एक चार्ज लिया, मान लो मैंने एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर के पास मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आया। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। इसे कहते हैं इंड्यूस चार्ज।
बड़ा सीधा सा प्रोसेस है, बस इतना है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव होगा। तो देखिए इसको क्वेश्चंस में ये समझ में आया यार सबको? इतना बताओ मुझे, ये समझ में आया तुमको? देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज ऐसे करते हैं कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, हाँ सनाउ, बिल्कुल बिल्कुल क्लाउड्स में भी यही होता है, बिल्कुल क्लाउड्स में भी यही होता है। यार इतनी ज्ञान की बातें ग्रुप ग्रुप पे किया करो ना, सबको मिल जाएगा। क्लाउड्स में एग्जैक्टली यही होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव से फील्ड लाइंस जाएंगी और नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस जाएंगी, नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी, पॉजिटिव से बाहर जाएंगी, नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी, पॉजिटिव से बाहर गई, नेगेटिव में एंटर कर गई। ये सब फील्ड लाइंस यहाँ जाकर परपेंडिकुलर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो इस एंड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, नेगेटिव चार्ज की नहीं, यहाँ नेगेटिव हुआ तो यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस, ऐसा ना, ये पॉजिटिव था यहाँ, अरे यार ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। तो हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये सारी फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये आ गया। अब बता दो भाई मुझे इसमें क्या परेशानी है? भाई क्लियर हुआ ये? कोई डाउट किसी का इस वाले में? सबका क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। एक और इसमें मॉडिफिकेशन करता है, हाँ डॉट है पॉजिटिव इंफिनिटी तक, बिल्कुल इंफिनिटी तक। एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास आपने एक बॉक्स फेंका, कंडक्टर रख दिया, और कंडक्टर का जो दूसरा एंड है ना, इस दूसरे एंड को आपने आउटलेट कर, तो इस पॉजिटिव की वजह से देखो ऊपर वाला काम तो होगा ही होगा, बस छोटा सा चेंज आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस नेगेटिव तक गई, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस नेगेटिव तक गई। अब ये जो पॉजिटिव है ना, ये जो अर्थिंग करी हुई है, अर्थिंग से फर्क ये आएगा कि ये जो इंड्यूस चार्ज है, ये सारा का सारा इंड्यूस चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया था ये सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा, और ये आपको फील्ड लाइंस मिल जाएगी। ये क्लियर हुआ? यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था अर्थिंग की वजह से, सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो कर गया, पॉजिटिव चार्ज फ्लोस टू अर्थ ड्यू टू अर्थिंग। अर्थ से कनेक्ट करने की वजह से सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो कर गया। अब बताओ मुझे कोई परेशानी इसमें? चलो भाई जल्दी से लिख डालो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ आयशा, बस नेगेटिव चार्ज तक रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके आगे फील्ड लाइन नहीं। भाई इतना लिख लीजिए, बताइए, बस यही था फील्ड लाइंस में। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबने लिख लिया? अयान, आशिर, सुनाओ, तुम इसी बैच में आ रहे हो, दूसरे वाले में भी हो? क्यों? सुनाओ, हमदर्द में हो ना तुम? रुको, मैं तुम्हें बात करते रहा था कुछ, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, इफ्तार के बाद डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूअस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, कॉन्टिन्यूअस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जो फर्स्ट चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन आता है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। का मतलब समझो, अब तक हमने पॉइंट चार्जेस के साथ डील किया था। हमने एक पॉइंट चार्ज के साथ डील किया, कई पॉइंट चार्जेस के साथ डील किया, दो पॉइंट चार्ज का सिस्टम था, खत्म हो गया। लेकिन अब अगर वो तुम्हें सिस्टम दे दे, सिस्टम कॉन्टिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर मान लो वो एक वायर दे दे, उस वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तुम्हें स्फेयर दे दे, स्फेयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस को कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जहां कोई ब्रेक नहीं आ रहा होता। ऐसे मान लो जिस पेन से तुम लिख रहे हो, उस पूरे पेन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। जो सामने तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन है, उस पूरी स्क्रीन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। तो जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे तीन टाइप में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज वॉल्यूम चार्ज। ये तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Linear charge distribution is 1D, surface charge distribution is 2D, volume charge distribution is 3. ये तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए, 1D, 2D एंड 3। अब इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में कितना लिख लो, फिर एक एक करके डिटेल में करते हैं सबको। कितना नाम लिख लो जरा सा। आज कोई ऐसा तो नहीं इसकी फर्स्ट क्लास हो? आशिर, अशिर, आज कोई ऐसा है जिसकी फर्स्ट क्लास हो? क्योंकि बैकअप की एक बैच अलग है, जिसका छूटा हुआ मैं उसे बैकअप किसी तरह से अरेंज कर सकता हूँ। अच्छा, मैं जेबा हूँ तो आशिर क्यों लिखा हुआ? चलो जी, इतना लिख दो और मुझे बता दो अगर रब करना है तो। देखो, डॉर्जन ने लिख लिया, रिक्सन, डन। सो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज होगा वो वन डायमेंशनल लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अच्छा, ठीक है, सुनाओ।
चार्ज Q है, जो चार्ज Q हमने लेंथ L पर डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ लेंथ L पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज Q is uniformly distributed on length L। L लेंथ पर आपने चार्ज Q को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये यूनिफॉर्म वर्ड की इंपॉर्टेंस समझो। यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर मैंने वायर का यहाँ से 1 मीटर का पोर्शन उठा लिया और मैं तुमसे कहता हूँ इस पे चार्ज है 1 कूलम, तो यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ से भी अगर मैं 1 मीटर उठाऊंगा ना तो इसमें भी जो चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा। यहाँ से भी अगर मैं 1 मीटर उठाऊंगा ना तो यहाँ भी जो चार्ज होगा वो 1 कूलम। दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कि हर जगह जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज इक्वल। सो चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ L के ऊपर, तो आप यहाँ एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। Linear charge density is basically charge per unit length. This is charge per unit length. इसे आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करिए। लैम्डा को आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल। लैम्डा हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, दैट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से रिप्रेजेंट। अब आपको मान लीजिए अगर पूरी लेंथ नहीं पता, पूरी लेंथ का चार्ज नहीं पता, ये तो तुम समझिएगा, इसकी जरूरत नहीं है भाई। यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया ना सबको? अब मान लो तुम्हें पूरी लेंथ नहीं पता, तुम्हें एक लेंथ का पोर्शन दे देता है, मानिए इतना पोर्शन दे देता है, इसकी लेंथ है डेल्टा एल और इस पे जो चार्ज है दैट चार्ज इज डेल्टा क्यू। तो आप इस लैम्डा को लिख सकते हैं, लैम्डा इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल। बस एक चीज याद रखिएगा, इसे भी हम तभी यूज करेंगे व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। इसे भी हम तब यूज करेंगे व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, if charge distribution is non-uniform, अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो सिर्फ इतना चेंज आता है कि लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल को आप डी क्यू ओवर डी एल लिख सकते हैं। लिमिट्स डेल्टा एल टेंड्स टू 0, delta L tends to 0, delta Q by delta L is dQ by dL. So that simply derivative है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो dQ by dL आ जाए। एक चीज और याद रखिएगा, ये हमेशा वैलिड होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म में तो वैलिड है ही, इसके साथ साथ अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दे दूं तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मुझे SI यूनिट बता सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी की? सैयदा, सामिया, समीन, शाहीन? यस, कूलम पर मीटर। भाई एक चीज और है, आप में से जितनों को भी नीट या जेई के लिए प्रिपेयर करना है उनके लिए इस बैच में कुछ चीजें रह जाती है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं बैचेस का डिवीजन करूंगा, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाली जो बैच है वो जेई और नीट के लिए है। इसमें तो मैं टारगेट लेके चलता हूँ सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स टारगेट। तो कुछ चीजें हैं जो नीट में या जेई में आती हैं जो मैं इस बैच में डिस्कस नहीं कर रहा, इसीलिए नंबर ऑफ आवर्स भी कम है, वहां संडे भी क्लास होती है।
ज़ैनब लिमिट लगाने का रीजन ये है कि अगर चीजें वेरी कर रही होती है ना, मतलब ये पूरी लेंथ पर चार्ज अगर वेरी करना शुरू कर दे, जहां भी चीजें वेरिएबल हो जाती है वहां एल्जेब्रा काम नहीं करता, आपको कैलकुलस पर आना पड़ता, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। और कैलकुलस तभी वैलिड है जब आपके पास स्मॉल एलिमेंट्स गिवन, डी क्यू गिवन है, डी एक्स गिवन है, तभी आप कैलकुलस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। बस इसलिए लिमिट ली है ताकि मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ले पाऊँ, कैलकुलस यूज करूँ। इतना जल्दी से लिख लो, इस पर एक आध एग्जाम्पल करते हैं, फिर नेक्स्ट चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। भाई सामिया ने तो लिख लिया। सबने लिख लिया, इसे मैं रब कर रहा हूँ। क्वेश्चंस देखें। पहला बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल देखेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फर्क समझ में आएगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के न्यूमेरिकल्स में क्या मेजर डिफरेंस आ जाता है। जैसे वो कहता है लेट चार्ज ऑफ 10 कूलम is uniformly distributed on wire of 5 मीटर। 5 मीटर की वायर पर 10 कूलम का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड पार्ट है चार्ज ऑन 3 मीटर लेंथ ऑफ वायर। देखो हाँ, फर्स्ट पार्ट तो बहुत ट्रिवियल है, लैम्डा क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज कितना है 10 कूलम, टोटल लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो यस ये तो सबका आ गया 2 कूलम पर मीटर। लेकिन अगर वो 5 मीटर दे रहा है, 3 मीटर पर पूछ रहा है चार्ज बताओ, दैट मीन्स आपको डेल्टा एल दिया हुआ है। आप ऐसे समझो ना कि यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है 2 कूलम, यूनिट लेंथ मीन्स 1 मीटर पर, 2 मीटर पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 मीटर पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 2। तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इज डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल। तो यहां से तुम लिख सकते हो कि डेल्टा क्यू आ जाएगा लैम्डा इंटू डेल्टा एल, डेल्टा क्यू आ जाएगा लैम्डा कितना है 2, डेल्टा एल इज 3। हालांकि इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी, आप तो डायरेक्टली समझ सकते हैं भाई 1 मीटर पर पता चल गया चार्ज है 2 कूलम का, तो 2 मीटर पर 4 कूलम हो जाएगा, 3 मीटर पर 6 कूलम हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। चलो जितना लिख डालो फिर आगे बढ़े, जल्दी लिख डालो। अब इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं नॉन यूनिफॉर्म, कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी of wire is ये दी हुई है लीनियर चार्ज डेंसिटी।
calculate charge on 3 meter length of wire. देखो ये 2x आ रहा है, लैम्डा x पर डिपेंड कर रहा है, आप x की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, लैम्डा चेंज हो जाएगा। दैट मींस आप इसके लिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं कर सकते। दिस इज केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा वेरी कर रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म में मैंने सिखाया था, आप इसको ऐसे यूज करो। आप ऐसे मानो कि आपको जो वायर दी है, ये वायर दी हुई है, वायर की कुछ लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर इज 3 मीटर। आपने इस वायर का एक स्मॉल सेक्शन ले लिया, इस सेक्शन की लेंथ है dx और जिस सेक्शन पर चार्ज है dq, चार्ज ऑन लेंथ dx इज dq। तो आप लैम्डा को ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा कितना आ जाएगा, dq ओवर dx। तो यहां से आपको dq मिल गया, dq इज लैम्डा dx। लैम्डा कितना था, 2x, तो dq आ गया 2x। तो dx लेंथ पर जो चार्ज है दैट इज dq। आपको चाहिए चार्ज ऑन 3 मीटर। आपको ये देखना है कि वायर की 3 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज है। तो उस चार्ज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंपली। 0 से 3 तक आप 2x dx को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यार देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x का इंटीग्रल इज x स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज 0 2 से 2 अलग चला गया, 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो q आ गया 9। तो ये फर्क है कैलकुलेशन से, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये फर्क है। यूनिफॉर्म है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से काम चल जाएगा, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना। ये बताइए यहाँ तक कोई परेशानी? इसे हम कई जगह यूज भी करेंगे आगे। कोई डाउट नहीं है? मोटअप, रिक्सन, नौजय, सामिया, समीन, मोहित, कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चार्ज है वो 2 डायमेंशनल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कुछ ऐसा समझ लो कि आपके पास एक 2 डायमेंशनल सरफेस है ऐसी, इस सरफेस पर आपने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा, सरफेस कुछ S है, सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट चार्ज इज Q, दैट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज Q is uniformly distributed on surface areas S एरिया पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा ये। दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा को आप लिख सकती हैं इट्स चार्ज डिवाइड बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसे आप लिख सकते हो दिस इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, दैट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आपने पूरा एरिया नहीं दिया, मान लो एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, इसमें आपने कहा डेल्टा क्यू चार्ज, तो सिग्मा को आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। लेकिन कंडीशन, इसे भी आप तब यूज करेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, इसे आप तब यूज करेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो आप ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इज लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0, it's delta q over delta s, which is dq over ds. So this is for uniform, this is for uniform, और इसे आप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसे आप नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसे आप यूनिफॉर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। जल्दी से लिख डालो इतना। तो देखिए अभी आपको ना सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, इस एक सरफेस है, इस सरफेस एरिया इज एस, यही पूछ रही है खुशी, ये वाला खुशी यही पूछ रही है। एक सरफेस एस है, उस सरफेस एस पर कुछ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस एरिया एस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी इसे हम लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इसे आप तब यूज करेंगे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। मान लीजिए टोटल एरिया नहीं पता, डेल्टा एस एरिया पता है जिसपे चार्ज डेल्टा क्यू है, तो सिग्मा को लिख सकते हो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मींस वेरी कर रहा है चार्ज, तो आप इसमें लिमिट दे दीजिए डी क्यू बाई डी एस में जाएगा। एसआई यूनिट जब आप लिख दोगे, एसआई यूनिट इज कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। चलो भाई इसे आज यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे है, ट्यूसडे से कंटिन्यू करेंगे। जस्ट एक ही टॉपिक रहता है, दैट इज आज इसे यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे, ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे, बस एक गॉस लॉ रहेगा। क्लास की टाइमिंग्स वही है सामिया जो थी 4 to 5:30, क्लास टाइमिंग्स में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है क्लास टाइमिंग्स में। ओके भाई, लव इट। सो चलो भाई मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, 5 मिनट में कनेक्ट कर देना, मिसाल की क्लास हो जाएगी।